सभी बच्चों को स्नेह एवं प्रेम। उम्मीद है सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज से हम अब एक नई इतिहास सामाजिक विज्ञान की जो दूसरी किताब है इतिहास को पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर नागशास्त्र के पूरे हो गए हैं। तो अब हम इतिहास में आपको बताएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे इतिहास के चैप्टरों को। तो पहले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो पहला जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। और मूवमेंट जो थे, मतलब यूरोपीय देशों की जो क्रांतियाँ थी, वह आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तो इसमें 9 से बहुत टच मिलेगा। 9th में जो आपने मूवमेंट पढ़ा होगा विभिन्न देशों का, चाहे वो यूरोप का है चाहे एशिया का है, किस देश में कैसे क्रांति हुई, किस प्रकार की वहाँ पर साम्राज्य मतलब राजनीतिक व्यवस्था थी, और उस राजनीतिक व्यवस्था के क्या नाम कहते हैं विरोध में, उस व्यवस्था के विरोध में किस प्रकार से देशों ने जो है क्रांतियाँ की, जिसमें आपकी फ्रांस की क्रांति होगी, रूस की क्रांति होगी, इंग्लैंड की क्रांति होगी, और हमारे देश की क्रांति तो आप जानती हैं, सन 1857 से हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मूवमेंट है, जो क्रांतियाँ थी, वो आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कक्षा 9 में आप विभिन्न देशों की आपने क्रांतियाँ, मतलब कैसे क्रांति हुई, वो आप समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल नेशनलिज्म बताऊँगा, मतलब राष्ट्रवाद बताऊँगा उन्हीं देशों का, जिन देशों का आपने क्रांतियाँ पहले पढ़ी हैं, पहले क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है। मैं अब यहाँ पर उन्हीं देशों का क्या पढ़ाऊँगा आपको, राष्ट्रवाद, मतलब नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कैसे कोई देश राष्ट्र बनता है। और तो इसको हम शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हमारा सामाजिक विज्ञान का है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम भारत में आएंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहले सबसे पहली बात है कि राष्ट्र है क्या, पहले आपको ये जानना है। किसे कहते हैं राष्ट्र? कोई भी देश है, राष्ट्र का मतलब होता है एक भौगोलिक सीमा। एक भौगोलिक सीमा के अंदर निवास करने वाले नागरिकों में अपने देश के प्रति एकता, अखंडता और सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताओं के प्रति आदर करना राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय है। मतलब देश क्या है, राष्ट्र क्या है। कोई भी राष्ट्र होगा तो उसका क्या है, उसकी एक सीमा होगी, भौगोलिक सीमा होगी। उस सीमा के अंदर जितने भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक जितनी भी विविधता हैं, वो सब, और जो भी राष्ट्रीय हमारे प्रतीक हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय, जो हमारी पहचान है, उसके प्रति हम क्या आएगी, हमारी सकारात्मकता आएगी, मतलब पॉजिटिविटी आएगी। तो वो है राष्ट्र, उसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो सीधे सीधे जब कोई दो देश अपनी भौगोलिक सीमा से बाहर, बाहर तो साम्राज्यवाद हो गया, अंदर की बात करेंगे, अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विविधताओं के प्रति सम्मान करता है, और उसमें एकता और अखंडता, देश के प्रति एकता और अखंडता आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। अब हम ये राष्ट्रवाद जो है, आखिर ये, क्योंकि क्रांति के बाद क्रांति क्यों हुई, ये आपने जाना है, 9th में जाना है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। क्रांति के बाद क्या हुआ, मैं ये पढ़ाऊँगा आपको। यूरोप में जो क्रांतियाँ हुई थी, उस क्रांति में क्या क्या हुआ, कैसी वहाँ पर व्यवस्था थी, किसके अगेंस्ट आपका मूवमेंट चला, प्रोटेस्ट हुए। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ राष्ट्रवाद, उसके बाद, आफ्टर मूवमेंट, मतलब उसके बाद क्या देशों में हुआ, कैसे देश राष्ट्र बने, मैं वो बात आपको करूँगा। तो उसी में सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप से स्टार्ट करेंगे, फिर हम भारत में आएंगे। तो सन 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सारियू। तो फ्रेडरिक सारियू ने जो है 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। मतलब आप अपनी जब बुक को देखेंगे, उस बुक के पहले पेज पर जो है एक चित्र है,
उस चित्र को आप बड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे, देखेंगे उसके बारे में। तो फ्रेडरिक सरियो ने जो है एक चित्र बनाया है और उसने अपने सपनों का संसार रचा है। अपने शब्दों में उसने उस चित्र के माध्यम से जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र को मिलाकर उसने जो है एक राष्ट्र की क्या की है, परिकल्पना की है। और उस चित्र में आप देखेंगे यूरोप और अमेरिका के लोग जो है दिखाए गए हैं। सभी उम्र के स्त्री पुरुष लंबी कतार में जो है जाते हुए देख रहे हैं। आप चित्र को, किताब को जब आप देखेंगे बड़े आप ऐसा उसको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फिर देखेंगे वास्तव में हाँ सर ने ऐसे हमें पढ़ाया है, यही चीज़ इसमें दिखाई गई है, वो आपके समझ में आ जाएगा। तो सभी उम्र के हैं, सामाजिक वर्गों के हैं, सभी स्त्री पुरुष महिलाएं हैं, एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, आज़ादी की वंदना कर रहे हैं। और आज़ादी की मैं जैसे कि फिर वही बात आ गई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। लुई 16वां वहाँ का एक राजा था, एक निरंकुश शासक था। तो वो जो है जनता का वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक समुदाय थे, जैसे कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है, सामंत वर्ग है। तो राजा जो था जनता के प्रति, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ज़्यादा मुझे ज़्यादा इस पर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बोलना नहीं, क्योंकि आपको 9th में पढ़ा है ये। तो राजा भोग विलास से जो है अपना जीवन व्यतीत करता था। तो इसके विरुद्ध जो है वहाँ के लोगों ने, वहाँ के उदारवादियों ने, वहाँ के मध्यम वर्ग ने, लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास ने जो है, वहाँ के दार्शनिकों ने जो है फ्रांसीसियों को जो है निरंकुश शासन को उखाड़ने के लिए, निरंकुश राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए क्या चलाया, आंदोलन चलाया, मतलब क्या की, क्रांति की। ये थी। तो लुई 16वां पे लास्ट में वहाँ पर इस तरह से फ्रांस क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, मतलब स्वतंत्र क्या हुआ, वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र ख़त्म करके एक जनतांत्रिक क्या नाम कहते हैं व्यवस्था वहाँ पर स्थापित की गई, मतलब लोकतंत्र। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर मतलब जो महिलाएं हैं, मतलब महिला का रूप, मतलब क्रांति में महिला को रूप प्रदान किया करते थे क्रांति के दौरान। और उनके हाथ में ज्ञानोदय, मतलब एक मशाल है। मशाल किसका प्रतीक होता है, ज्ञान का होता है। एक हाथ में उनका मशाल है तो एक हाथ में उनका घोषणा पत्र है, मानव अधिकार घोषणा पत्र। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसको आज़ादी के लिए किसका रूप प्रदान किया, महिला का रूप प्रदान किया। और एक हाथ में उनका मशाल है तो एक हाथ में क्या है, मानव अधिकार घोषणा पत्र। मतलब मानव अधिकार घोषणा पत्र का मतलब इंसान होने के नाते मतलब मनुष्य को ये अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि उस समय मनुष्य को अधिकार नहीं थे। भगवान राजा को भगवान का रूप मतलब भगवान का रूप माना जाता था। इतनी निरंकुशता थी, इतना अंधविश्वास, इतना रूढ़िवाद था। जब राजा को आप भगवान माने, जबकि वो भी एक आम तरह का नागरिक है, जैसा कि हम लोग, आप लोग हैं, जैसे वहाँ के नागरिक हैं। तो उस क्रांति के दौरान महिला को एक हाथ में मशाल, एक हाथ में आपका मानव अधिकार घोषणा पत्र दिखाया गया। और ये चित्र है, ये चित्र में आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो है इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर अवशेष मिले हैं। फ्रेडरिक सरियो ने जो ये चित्र बनाया है, मैं ये चित्र को ही परिभाषित कर रहा हूँ। उस चित्र के जगह जगह पर क्या है, अवशेष हैं। और सरियो ने जो है दुनिया के लोगों को, सरियो का मतलब वही है फ्रेडरिक सरियो, दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हैं। मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं, उसने केवल फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी आपके निरंकुश देश हैं, उन्होंने जो है हर देश को दिखा रखा। उसमें केवल एक ही पर्टिकुलर राष्ट्र को नहीं दिखा रखा, बल्कि यूरोप के जितने भी देश हैं, जहाँ जहाँ भी निरंकुश शासन व्यवस्था होगी, उन सबको उसने इस तरह से दिखाया है। और अब उसने उनको कैसे पहचाना, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। जिनकी पहचान हम उनके कपड़ों से कर सकते हैं, उनकी राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। और स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं।
और स्विट्जरलैंड और संघ राज्य अमेरिका तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। मतलब अमेरिका आपका सन 1776 में आपका राष्ट्र बन गया था, स्वतंत्र हो गया था। स्विट्जरलैंड और अमेरिका दुनिया के पहले राष्ट्र राज्य बन चुके थे। और फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था। फ्रांस के जो लोग हैं वो तिरंगे से, उनका जो झंडा है वो क्या है, तिरंगा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। तो इस प्रकार से जो है बड़ा दिलचस्प है। मतलब फ्रेडरिक शरीर ने यह छवि तब निर्मित की जब जर्मनी के लोग जो है संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। मतलब जर्मनी भी तब जो था राष्ट्र नहीं बना था। तो सन 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति में अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की क्या थी, इच्छा थी। मतलब जो जर्मन भाषी जो रियासतें थी वो भी प्रजातांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्र राज्य चाहते थे। तो जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, 2 की राजशाही लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं। अब ये सारा नज़ारा जो है फ्रेडरिक शरीर ने अपने चित्र में दिखाया है। ये जो भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ। और ऊपर से जो है आप देख सकते हैं, ऊपर से ईसा मसीह है, स्वर्ग से, मतलब ऊपर का मतलब स्वर्ग से, मतलब फ्रेडरिक शरीर ने ऊपर से वो दिखा रखा है। उसने ईसा मसीह को दिखा रखा है उन्होंने। तो ईसा मसीह जो है, संत और फरिश्ते जो है इस दृश्य को देख रहे। मतलब फ्रेडरिक शरीर ने अपने चित्र में ऊपर से ये सारी चीज़ें जो है ईसा मसीह को दिखाया गया है कि वो सारा नज़ारा, दुनिया का सारा नज़ारा देख रहे हैं। और चित्रकार ने, मतलब फ्रेडरिक शरीर ने जो है दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। मतलब उसने जो राष्ट्र राज्य जो अपने 4 चित्रों की जो उसने श्रृंखला बनाई, तो उसमें दुनिया के सभी राष्ट्रों को दिखाने का मतलब क्या था कि भाईचारा, मतलब सभी जो है क्या चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। मतलब आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं और राष्ट्र चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्रेडरिक शरीर की जो ये अभिव्यक्ति थी क्या थी, केवल काल्पनिक थी। कोई चित्रकार अगर कोई चित्र बनाता है तो वो उसके काल्पनिक चित्र होता है। पहले अपने दिमाग में चित्र बनाता है, फिर उसको वो कॉपी में क्या करता है, किताब में या कहीं पर बनाता है। जो भी इस प्रकार से क्या होते हैं, ये चित्रकार होते हैं। तो ये सब फ्रेडरिक शरीर के काल्पनिक कहानी थी। और 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा कि जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी क्या किया, परिवर्तन किया। तो ये जो शुरुआत थी 1848 में, तो उसने क्या नाम कहते हैं, ये चित्र बनाया। लेकिन 19वीं शताब्दी में, मतलब ये 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं कि यूरोप का राजनीतिक और जो मानसिक जो वहाँ का क्या नाम कहते हैं परिस्थितियाँ थी, उसमें काफ़ी क्या आ गया था, परिवर्तन आ गया था। अब परिवर्तन कैसे आया, मतलब उसका परिणाम क्या हुआ। अंततः यूरोप के जो बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्य थे, मतलब बहुराष्ट्रीय वंशी शासन का मतलब वही कौन, निरंकुश शासन। तो ये निरंकुश शासन की जगह पर जो है राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। मतलब निरंकुश शासकों को जड़ से उखाड़ा गया, समझ गए, और उसके स्थान पर क्या बने, राष्ट्र राज्य बने। तो वही बात जैसे आपका फ्रांस में है, समझ गए। मतलब लुई 16वां जो है क्या हुआ, निरंकुश शासक था, तो उसके स्थान पर के बाद फिर फ्रांस क्या बन गया, एक राष्ट्र बन गया। और यूरोप में लंबे समय तक जो है एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें जो प्रभुसत्ता थी, जो सत्ता थी, वो एक केंद्रीय शक्ति के बजाय किसके पास होनी चाहिए, नागरिकों के पास होनी चाहिए। और जिसमें सभी लोग क्या करें, अपनी साझा क्या करें, पहचान का भाव विकसित करें। मतलब वही बात आई। मतलब एक शक्ति जो है एक जगह पर केंद्रित ना होकर उसका क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है। मतलब अधिकार क्या करना है, जनता तक पहुंचाना है। तो इसलिए जो है ये मुख्य था। इस राष्ट्र राज्य का मतलब यही था कि निरंकुश शासन को समाप्त करके राष्ट्र बना के जो केंद्रीय शक्ति है, उस केंद्रीय शक्ति को हमें क्या करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, मतलब नागरिकों को में देना है। तो इस प्रकार का भाव जो है इसमें विकसित करना था। और जिसमें क्या होगा, साझेपन होगा। राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब अपनी विविधताओं का सम्मान करेंगे
और सभी को जो है उस सत्ता में क्या बनाया जाएगा, भागीदार बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये था राष्ट्र, मतलब इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद की परिकल्पना को फ्रांसीसी कलाकार ने सन 1848 ईस्वी में अपने 4 चित्रों के एक श्रृंखला के माध्यम से क्या की, मतलब एक काल्पनिक उसका क्या था, विचार था। वही चित्रों को मैंने आपके सामने क्या किया, प्रस्तुत किया है। अब आपने देखा है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसमें बहुत से दार्शनिकों ने भाग लिया, बहुत से विद्वानों ने, जैसे आपका रूसो हो गया और एर्नेस्ट रेनिन हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, वोल्टेयर हो गया। ये नाम आपने वहाँ कक्षा 9 में, यहाँ तो नहीं लिखा है, पर आपने कक्षा 9 में उन शब्द पढ़े होंगे कि रूस में फ्रांसीसी क्रांति जो है किसने सफल बनाई। तो उसी प्रकार फ्रांसीसी जैसे आपका दार्शनिक था एर्नेस्ट रेनिन था, तो 1882 में जो है उसने एक विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया था। उसका मतलब उसने ये कहा था कि राष्ट्र क्या है, तो उस पर एक निबंध लिखना था। तो इस में जो है उसने क्या कहा था कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। तो लोगों का जो विचार था कि राष्ट्र जो है एक समान भाषा, नस्ल और धर्म या क्षेत्र से बनता है, उसकी उसने क्या की थी, आलोचना की थी। तो एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का क्या होता है, चरम बिंदु होता है। कोई भी राष्ट्र जो बनता है तो समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म या समान क्षेत्र से नहीं बनता है, बल्कि एक राष्ट्र क्या होगा, लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का क्या होता है, चरम बिंदु होता है। और जिसमें लोग जो है जनमत के द्वारा जो है सभी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, मतलब सभी लोग अपनी जो क्या नाम कहते हैं पहचान है उसको बनाए रखते हैं। देश के अंदर की जितनी भी सामाजिक विविधता है उस सबको संवारते हुए देश में को संवारते हुए क्या बनता है, मतलब राष्ट्रीय एकता क्या रहती है, बनी रहती है। अगर हम एक धर्म, एक जाति, एक क्षेत्र को ही अगर हम माने तो फिर वो नहीं है, उसको हम राष्ट्र नहीं कहेंगे। राष्ट्र का मतलब जैसे हमारा देश राष्ट्र है, तो यूरोपीय तो राष्ट्र में हमारे देश में बहुत से धर्म हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, जातियाँ हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इतिहास का ये इतना ही टॉपिक है। मैंने आज से आपको छोटा टॉपिक स्टार्ट किया है ये, तो इसमें मैंने आपको ये समझाया कि राष्ट्रवाद है क्या, और राष्ट्रवाद को किस आदमी ने जो है किस तरह से अपने द्वारा परिभाषित किया है। तो वो मुख्य विचार कौन था आपका, फ्रेडरिक सारियो, यानी कि कौन, 1848 में जो है उसने अपनी लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक विचार को जो है राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का, मतलब एक जनतांत्रिक निरंकुश शासन को समाप्त करके राष्ट्र राज्य बनाने की क्या की थी, उसने कल्पना की थी। तो ये छोटा टॉपिक है। आज से हमारा इतिहास स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इतिहास को ही शुरू करेंगे। तो इसको आप जो है फिर दोबारा मतलब समझिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और एक बार आप इसको किताब को आप पढ़िए, चित्र को देखेंगे तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप उसमें देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।